नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दृष्टि की ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और चलिए सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे क्लास करके। तो कल हम लोगों ने टॉपिक पे डिस्कशन किया था, उसका नाम था प्रतिशत, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रतिशत पढ़ के बहुत मजा आया होगा। और मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रतिशत चैप्टर करने के बाद आपको सारे चैप्टर फिर आसान लगने लगेंगे, क्योंकि प्रतिशत के आधार पे कहीं ना कहीं सारे चैप्टर मतलब डिपेंड है। प्रतिशत पे बहुत सारे चैप्टर डिपेंड है, इसलिए मैंने आपको पहले प्रतिशत और नंबर सिस्टम पढ़ा दिया। नंबर सिस्टम और प्रतिशत का आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रोल दिखेगा। नंबर सिस्टम का तो कुछ हद तक बहुत कम दिखता है, बट प्रतिशत तो आपको हर जगह दिखेगा। और ये आज जो चैप्टर है मेरा लाभ और हानि, इसमें सारा खेल प्रतिशत का ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी प्रतिशत दिखेगा। टाइम एंड वर्क पढ़िएगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा भी आपको प्रतिशत का कहीं ना कहीं रोल दिखेगा। तो एक बार आपका प्रतिशत अगर हो जाता है अच्छे से क्लियर, तो समझ लीजिए आपके सारे चैप्टर आसान हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि प्रतिशत को ढंग से पढ़िएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रतिशत में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो एक बार आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि आवाज और वीडियो सब आपको सही मिल रहा है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न में भी डाउट रहा होगा कल तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उसको जरूर आपको यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। या फिर अगर डाउट सेशन होता है तो हम डाउट सेशन में कोशिश करेंगे कि हर बच्चे के डाउट को हम कम से कम सॉल्व कर दे, या उसके मन में जो भी शंका है उसको हम सॉल्व कर दे। और मुझे पूरा यकीन है कि क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट कम ही होंगे, क्योंकि आपको क्लास के अंदर ही डाउट करा दिया जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो हर तरीके से आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कराया जाता है क्लास के माध्यम से। आपका हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पता एज इट इज वैसा ही प्रश्न पूछ ले, और अगर ना भी पूछे तो उस तरीके के प्रश्न पूछ ले, तो एटलीस्ट आपको पैटर्न पता लग जाता है। पैटर्न का पता लगना भी एक तरह से बहुत जरूरी है। अगर आपको पैटर्न पता लग जाता है क्वेश्चंस का, तो आप फिर दुनिया में कोई भी क्वेश्चंस आपसे परसेंटेज में पूछे या लाभ हानि में पूछे, आप चुटकी में बना लेंगे। और यहाँ पे हम आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करते हैं, ट्रिक्स से बनवाने का। फॉर्मूला आपको भुला देते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिखते जरूर हैं, लास्ट में उसको भुला देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पे आप डिपेंड हो जाते हैं, और हमें डिपेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खुद भी नहीं, आपको भी नहीं। तो यहाँ पे भी हम पहले कोशिश करेंगे लाभ और हानि में आपको सारे फॉर्मूला बताऊं, उसके बाद हम सारे फॉर्मूला को भुला दूं। जिस बच्चे को फॉर्मूला से भी बनाना है आप बना सकते हो, मेरी कोई पाबंदी नहीं है आपके लिए। और अगर आप भूलना चाहो तो उसके लिए भी आप तैयार रहो, हम आपको भुलाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आपको हम यूजीसी नेट पेपर 1 के पहले प्रश्न पे डिस्कशन करते हुए दिखेंगे, और चैप्टर का नाम है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति अभिक्षमता, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आज है हमारा क्लास नंबर 5वां। हम लोगों ने 4 क्लास को बहुत भली भांति कर लिया है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कह सकते हैं कि डाउट के, है ना। तो चलिए हम लोग सीधे आज देखेंगे कि हम लोग चर्चा करेंगे लाभ और हानि। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बड़े बड़े लेटर में लाभ और हानि लिखा हुआ। यहाँ पे लाभ और हानि दो वर्ड है, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट लॉस। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि लाभ हानि क्या है, और लाभ हानि हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये भी जान लीजिए। लाभ हानि पढ़ने के बाद आपके जिंदगी में थोड़ी सी समस्या ये कम हो जाएगी कि जब आप कोई वस्तु खरीदने जाएंगे या बेचने जाएंगे, तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, और किस कंडीशन में लॉस से बचा जा सकता है, किस कंडीशन में प्रॉफिट लिया जा सकता है। इन सब चीजों को जानकारी जब आपको हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है एक आप अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे विक्रेता बन जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप कुछ बेच रहे होंगे, और अगर आप खरीद रहे होंगे, तो एक अच्छे कह सकते हैं कि आप ग्राहक बन जाएंगे या क्रेता बन जाएंगे। वहां पे आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे ज्यादा लॉस ना हो, या मुझे ज्यादा दुकानदार को पे ना करना पड़े, मुझे दुकानदार ठग ना ले, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वजह से भी ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए कुल मिला के। उसके बाद क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत कम से कम डेली लाइफ में भी तो इसका यूज होगा। आप याद रखिए, आपको यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाया जाएगा ना, इस बात को मान के पढ़ाया जाता है कि इसका कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में भी उपयोग रहेगा।
है ना, दैनिक जीवन में भी उपयोग रहेगा। केवल आपको एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एक स्मार्ट बनाना है, आपको एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत जागरूक भी बनाना है यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। यहाँ पे दो वर्ड है लाभ और हानि, है ना। सबसे पहले लाभ और हानि क्या है इस बात को आप समझिए। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, है ना, और इसको लॉस, इसको इंग्लिश में गेन भी कहते हैं, इसको हानि को कहीं ना कहीं नुकसान भी कहते हैं हिंदी में, इसको मुनाफा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो जो नाम आएगा आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार नाम बदल के भी दे देता है और आपको घबराना नहीं है, सब एक ही बात है। तो सबसे जरूरी बात है कि सबसे पहले इसके टर्म्स को समझें कि क्या है लाभ और क्या है हानि। लाभ का मतलब है कि जब आप किसी वस्तु को खरीद रहे होते हैं, उसके बाद जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दाम लेकर उसको बेचते हैं। अगर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेकर, जैसे आपने 100 में खरीदा और सपोज आपने उसको 110 में बेच दिया, ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आपने लिया है ना, ये आपका लाभ है। मतलब खरीदे गए मूल्य से बेचा गया मूल्य अगर ज्यादा है तो वैसे कंडीशन में हर हाल में लाभ होगा। और अगर हानि की बात करें तो अगर कोई वस्तु को आपने 100 में खरीदा है और अगर 90 में बेचा है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे हानि होगी। कितनी की? 10 रुपए की। मतलब खरीदा गया मूल्य बेचा गया मूल्य से ज्यादा हो जाए या बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से कम हो जाए, वैसे कंडीशन में आपको हर हाल में हानि होनी है। समझ गए लाभ और हानि? ये बहुत बच्चों वाली बात है। जाहिर सी बात है, लाभ लेने के लिए आपको खरीदे गए मूल्य से ज्यादा पे बेचना पड़ेगा, और हानि अगर आपको कमाना है, हालांकि कोई चाहता नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन में कई बार वस्तु खराब होने लगती है, सड़ने लगती है, तो हमें थोड़ा सा कम में बेचना पड़ता है हानि सहते हुए। तो ये भी देखना है कि भाई कितनी हानि होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हानि हो जाए। हम लोग हानि भी नुकसान भी एक लिमिट में सह सकते हैं ना, नहीं तो क्या होगा, फायदा ही नहीं होगा, फिर तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा ना लोगों के लिए। तो नुकसान भी आप एक हद तक झेल सकते हैं, हमेशा नहीं झेल सकते। तो लाभ और हानि आप समझ गए। लाभ और हानि समझने के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितने में बेचना चाहिए, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो कितने में खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको मुनाफा हो। लाभ और हानि समझने के बाद सबसे जरूरी बात है कि इसके सारे टर्म्स को समझिए जो इसके अंदर यूज होते हैं। लाभ और हानि के अंदर जितने भी टर्म्स यूज होंगे हम सबको एक 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे क्रय मूल्य, इसको और कहते हैं लागत मूल्य, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस या सीपी। अगर दूसरा मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य, एकदम आराम आराम से सीखेंगे हम लोग, है ना। इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखेंगे तो एसपी लिखते हैं। उसके बाद एक होता है अंकित मूल्य, ठीक है ना, या इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस या एमपी या एलपी, ठीक है ना, एमपी या एलपी, मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस। उसके बाद है लाभ, ठीक है ना, या मुनाफा या प्रॉफिट या गेन, या शॉर्ट में पी लिखते हैं, पी फॉर प्रॉफिट। उसके बाद है हानि, ठीक है, नुकसान, ठीक है, लॉस या एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद है छूट, बट्टा, डिस्काउंट, और इसको डिनोट करते हैं डी से। देखिए इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही टर्म कहीं ना कहीं घूम फिर के यूज होता रहेगा। अगर आप इतने टर्म्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि लाभ और हानि के ठीक ठाक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप फिलहाल इतना टर्म्स को मेरे से 1 बाय 1 समझिए कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है अंकित मूल्य, क्या है लाभ, क्या है हानि, क्या है छूट, बट्टा, डिस्काउंट, जो भी लिखे हैं इंग्लिश में। हम एक एक करके समझाएंगे। आपको अगर नोट करना है तो यू कैन नोट, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, और नहीं तो समझ लो, दिमाग में रख लो, है ना, वो ज्यादा जरूरी है।
क्रय मूल्य या लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस या सीपी एक ऐसा मूल्य होता है जिसपे किसी वस्तु को खरीदा जाता है। एक खरीदा गया मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। किसी भी वस्तु को जब हम खरीद रहे होते हैं तो जो मूल्य होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, मतलब लागत मूल्य, मतलब सीपी। विक्रय मूल्य होता है एक ऐसा मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। बेचे गए मूल्य को हमेशा विक्रय मूल्य कहा जाता है। खरीदे गए मूल्य को हमेशा क्रय मूल्य कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको सेलिंग प्राइस एसपी में लिखते हैं और इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, एमपी या एलपी भी कह सकते हैं। अंकित मूल्य का मतलब है एक ऐसा मूल्य जब किसी वस्तु पे एक प्राइस लिखा हुआ दिखता है, प्रिंट किया हुआ दिखता है, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य एक ऐसा मान होता है जिस पर किसी वस्तु का मान रख दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है ना, अंकित कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है अंकित, क्योंकि अंकित किया गया होता है मूल्य। ठीक है ना, क्योंकि क्या गया होता है? अंकित किया गया होता है मूल्य। ठीक है, या मार्क किया गया होता है। लाभ का मतलब अभी समझा दिया, जब आपका बेचा गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से ज्यादा हो तो लाभ है, बेचा गया मूल्य क्रय मूल्य से खरीदे गए मूल्य से कम हो तो नुकसान है। और छूट का मतलब है कि जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, एक वस्तु को उठाया, उस पे लिखा हुआ है 100 रुपए, दुकानदार ने बोला कि अच्छा 90 में ले जाओ, तो वो जो 90 में ले जाओ वर्ड यूज किया, उसने कितने का आपको छूट दिया? 10 रुपए का, वही होता है डिस्काउंट। लेकिन अगली बार जब आप खरीदने गए तो दुकानदार बोला नहीं, आज हम आपको छूट नहीं देंगे, महंगाई बढ़ गई, आपको 100 में ही लेना पड़ेगा, तो वहां पे कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है, मतलब आपको 100 का मूल्य 100 में ही मिला। अब आपके लिए दो चीज समझना बहुत जरूरी है, एक है विक्रय मूल्य और एक है अंकित मूल्य। इस दोनों के बीच थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आप कोई वस्तु खरीदने गए, मान लेते हैं कि एक क्रीम खरीदा आपने, ठीक है ना, फेस पे लगाने वाला, उस पे 100 रुपए अंकित था। दुकानदार बोला हम आपको 90 में देंगे, दुकानदार बोला हम आपको 90 में देंगे। तो देखिए ये जो है ना, ये मार्क प्राइस है। ये क्या है? मार्क प्राइस है। दुकानदार आपको 90 में बेचा, ये है दुकानदार का सेलिंग प्राइस। तो आप देख पा रहे हैं ये जो 10 रुपए का डिस्काउंट है ना, ये क्या है? छूट है। 10 रुपए का क्या है? डिस्काउंट है। तो अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग हो जाता है। जो मूल्य अंकित होता है वो मार्क प्राइस होता है, जिस मूल्य पे दुकानदार आपको बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य माना जाता है। लेकिन जब अगली बार आप दोबारा खरीदने गए, आपको वो क्रीम बहुत पसंद आया, आपके काम का था, आप दोबारा वो खरीदने गए, दुकानदार बोला 100 रुपए का है, आप बोल रहे हैं हाँ वो तो मुझे पता है, उसने आपने 90 रुपए निकाल के दिया, दुकानदार मना कर रहा है, बोलता नहीं आज आपको 100 ही लगेगा। दुकानदार आपकी कमजोरी पकड़ लिया, उसको पता चल गया आप इसके बिना नहीं रह पाओगे। दुकानदार बोला नहीं भाई साहब हम आपको आज 100 रुपए का ही देंगे, आपके पास मजबूरी थी, आपको पसंद आया था, आपने उसको 100 रुपए पे कर दिया। जैसे आपने 100 रुपए पे किया, मतलब दुकानदार आपको 100 में बेचा, जबकि प्रिंट भी 100 ही था। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको 1 रुपए का भी छूट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको छूट ना मिले तो याद रखना सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों सेम हो जाता है। दुकानदार जितना अंकित किया है उतने में ही आपको बेच रहा है, इसका मतलब है नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस सेम होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए ये कभी कभी अलग हो जाता है, कभी कभी सेम हो जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम स्टार लगा रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए समझने में कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाया है मैंने, है ना। इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा, समझ में आएगा कि 100 रुपए का सामान था, आपको 90 में मिला, 10 का डिस्काउंट था, इसलिए दोनों अलग हो गया। 100 रुपए का सामान था, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, इसलिए दोनों प्राइस सेम है, इसलिए डिस्काउंट यहाँ पे 0 है। ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज यहाँ भी हो जाते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। कैसे समझे कौन सा प्राइस है, कैसे समझे कौन सा प्राइस सेलिंग प्राइस है, कौन सा प्राइस कॉस्ट प्राइस है ना। तो बच्चे लोग को रटा दिया जाता है बचपन में कि देखो जहां पे बेचा वर्ड लिखा होगा वो विक्रय मूल्य होगा, जहां पे खरीदा गया वर्ड होगा वहां पे क्रय मूल्य होगा। मत रटिए, मेरी क्लास में तो बिल्कुल कतई मत रटिए। मैं आपको एक बात समझाता हूं। ये है दुकानदार,
ये है आप। दुकानदार आपको बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, ठीक है ना। दुकानदार आपको क्या कर रहा है, बेच रहा है, दुकानदार आपको बेचा, आप दुकानदार से खरीद रहे हो। देखो 100 रुपए में दुकानदार ने कोई सामान आपको बेचा, तो दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि दुकानदार आपको बेच रहा है। तो ये जो 100 रुपए जो मूल्य है ना, वो दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन आपने 100 रुपए में खरीदा है, वो आपके लिए, मतलब जो भी व्यक्ति होगा, मान लेते हैं उसका नाम कुछ भी लिख देते हैं, मोहन लिख देते हैं, वो जो मोहन नाम का व्यक्ति था उसने खरीदा था सामान दुकानदार से, तो मोहन के लिए वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। मोहन के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इसका साफ मतलब क्या हुआ कि एक ही मूल्य यहाँ पे क्रय मूल्य भी बन जा रहा है, एक ही मूल्य यहाँ पे विक्रय मूल्य भी बन जा रहा है। क्यों भाई, क्योंकि जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य है, जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य है। इस बात को समझ जाइए, बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि हमें क्या होता है, ये नहीं पता लग पाता कि कौन सा मूल्य विक्रय मूल्य है, कौन सा मूल्य क्रय मूल्य है। तो इस बात को याद रखिए कि कोई अगर बेच रहा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य, कोई खरीद रहा है तो वही मूल्य उसके लिए क्रय मूल्य हो जाता है। तो एक ही मूल्य देखे दो बन जाता है, कई बार विक्रय मूल्य, कई बार क्रय मूल्य। तो इस बात को अगर आप आज पढ़ लेते हैं ना, तो भविष्य में आपको इस चीजों से आपको परेशानी नहीं होगी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन क्या विक्रय मूल्य कभी क्रय मूल्य के जैसा दिखता है क्या, हाँ दिखता है। डिपेंड कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। बेचने वाला हमेशा विक्रेता होता है, खरीदने वाला हमेशा क्रेता होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई एक मूल्य तो है जिसपे एक ही वस्तु बिक रही है और वही वस्तु खरीदी जा रही है। मान लेते आपने आईफोन खरीदा, है ना, मान लेते 90,000 का आपने आईफोन खरीदा एप्पल स्टोर से। 90,000 का आपने क्या खरीदा, एप्पल स्टोर से आईफोन। तो एप्पल स्टोर जो है ना, वो आपके लिए क्या है, सेलर है। क्या है, सेलर है। मान लेते आपने व्यक्ति हो, मान लेते कोई भी व्यक्ति, मान लेते इस बार रमन हो, ठीक है ना, मान लेते वो व्यक्ति रमन हो। रमन ने खरीदा है आईफोन। रमन क्या है, खरीदने वाला है, तो क्या है, ये ग्राहक है। ग्राहक का मतलब कस्टमर। रमन क्या है, कस्टमर है। तो भाई सेलर ने 90,000 में बेचा है, रमन ने 90,000 में खरीदा है, तो सेलर के लिए ये सेलिंग प्राइस है, कस्टमर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। तो समझ गया ना कि यही 90,000 एक बार सेलिंग प्राइस हो जाता है, यही 90,000 एक बार कॉस्ट प्राइस हो जाता है। डिपेंड कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। ये बहुत जरूरी बातें, ये अगर ना समझे तो समझ जाइए आप कुछ भी ना समझे, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंसान के लिए यही बहुत जरूरी है जानना, है ना। चलिए ये हो गया होगा क्लियर। अब जरूरी बात है क्या कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी, है ना, ये जानना है। तो समझिए, हम एक फॉर्मूला आपके लिए लिखते हैं। अगर हम लाभ की बात करें तो आपको पता है लाभ कब होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि लाभ का मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। मतलब बेचे गए मूल्य और खरीदे गए मूल्य का ही तो डिफरेंस लाभ है दोस्त, समझ गए। आपने 100 में लाया, 110 में बेचा, तो 110 और 10 के बीच जो 100 के बीच जो डिफरेंस है ना, वही क्या है, लाभ है। वही क्या है, लाभ है। तो हम यहां पे कहेंगे कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहां विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होगा इस कंडीशन में, याद रखिएगा। अगर हम हानि की बात करें तो हानि के केस में पता है क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, इसलिए हानि के केस में हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य यहां पे छोटा होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम बात करें विक्रय मूल्य की, बात करें हम विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर लाभ के केस की बात करें तो क्रय मूल्य में अगर आप लाभ जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या होगा, विक्रय मूल्य पता लग जाएगा। और अगर हानि के केस की बात करें तो क्रय मूल्य में आप हानि को घटा दीजिए तो भी आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। ये दोनों बराबर है। क्रय मूल्य में या तो लाभ जोड़िए या क्रय मूल्य में हानि घटा दीजिए तो आपको विक्रय मूल्य मिलेगा, क्योंकि हानि के केस में विक्रय मूल्य छोटा करना है। इस बात को आप समझ गए होंगे, बच्चों वाली बात है। अगर हम क्रय मूल्य की बात करें
तो जाहिर सी बात है आप विक्रय मूल्य में लाभ को घटाइएगा तब तो क्रय मूल्य मिलेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में लाभ जुड़ा हुआ है, हटाना पड़ेगा। और विक्रय मूल्य में आपको हानि जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको क्रय मूल्य प्राप्त होगा। ये सब छोटी बातें समझ जाइए, ठीक है। छूट बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य में अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे तो जाहिर सी बात है छूट पता लगता है। और अंकित मूल्य की बात करें, अंकित मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य में अगर छूट जोड़ देंगे तो क्या पता लगेगा, अंकित मूल्य पता लगेगा। और अगर विक्रय मूल्य पता करें तो अंकित मूल्य में छूट को घटा दीजिएगा तो विक्रय मूल्य पता लग जाएगा। देखिए मैंने आपके लिए कितने शानदार फॉर्मूला लिखे हैं, कितने शानदार फॉर्मूला लिखे हैं, है ना। बहुत मजा आया होगा आपको देख के। तो आप इस फॉर्मूला को अगर कर लेते हैं तो समझ जाइए आपके बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो आप देखिए ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना अच्छा है। बाकी आपको हम भुला ही देंगे, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। फिर क्या दिमाग में बैठा लेंगे चीजों को, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, है ना। लाभ है तो भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो चीजों को कनेक्ट करना सीखिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं आपको अमाउंट में निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये क्या है सारा अमाउंट में निकलेगा, रुपीज में निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिशत के केस में, तो देखो प्रतिशत के केस में सबसे पहले निकलता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे, लाभ किस पे लिया जाता है, एक बात हमेशा याद रखना, लाभ हो या हानि हो किस पे कंसिडर करते हो आप, क्रय मूल्य पे, जितने पे खरीदो उसी पे तो काउंट करेगा लाभ या हानि को। अगर आपको 100 रुपए लाभ हुआ है 100 रुपए की वस्तु पे, या 10 रुपए का लाभ हुआ है आपको 100 रुपए की वस्तु पे, तो तभी तो आप 110 बता रहे हो विक्रय मूल्य। मतलब क्या 10 रुपया जो लाभ हुआ है वो 100 पे हुआ है ना कि 110 पे। कभी भी लाभ जो है ना वो क्रय मूल्य या क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है, या हानि जो है ना हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत आपको पता है मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज को 100 में बताने के लिए प्रतिशत में बताना, या प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करना। लाभ बटे क्रय मूल्य लाओगे तो वो फ्रैक्शन में लाओगे, 100 से गुना करे प्रतिशत में बदल गया, फॉर्मूला बन गया। अगर हानि प्रतिशत की बात करें तो आपको पता है हानि भी जो होता है वो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य पे ही कंसिडर करेंगे, गुना 100%, ठीक है। एक होता है छूट प्रतिशत। छूट जो होता है वो हमेशा किस पे कंसिडर किया जाता है, अंकित मूल्य पे, क्योंकि पता है छूट आपको अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य गुना 100%, यहाँ क्रय मूल्य मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये आपको 3 फॉर्मूला प्रतिशत के केस में याद रखना है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट प्रतिशत। याद ना रहे कोई बात नहीं, भूल जाइए, मैं खुद कहता हूं भूल जाइए, लेकिन भूलने से पहले याद रखिए लाभ प्रतिशत का मतलब लाभ किस पे, क्रय मूल्य पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत का सिंबल, ऐसे याद रखिए, फॉर्मूला भूलिए। लाभ क्रय मूल्य पे कंसीडर करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है, ठीक है। और समझिए सारा प्रतिशत का ही खेल अभी चलेगा। अगर मान लेते हैं लाभ निकालना हो और लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो, तो सीधा होता है क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, है ना। क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बटे 100। आप इसको करोगे तो आपका सीधे लाभ पता लगेगा, मतलब क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ हुआ तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। अगर हानि डायरेक्ट निकालना हो, प्रतिशत में हानि प्रतिशत दिया हो, तो ये भी पता है क्रय मूल्य पे ही निकलेगा, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत बटे 100। सीधी सी बात है कि क्रय मूल्य में कितना हानि हुआ है, माने हानि ही तो, हानि कहाँ होता है, क्रय मूल्य पे ही कंसीडर करते हैं, तो ये सीधे आपको लाभ और हानि निकाल के दे देगा। लेकिन बात करते हैं थोड़ा सा हट के, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, आपको अगर लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य हो निकालना है लाभ प्रतिशत के केस में, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुना
मैंने आपको प्रतिशत में कल पढ़ाया था, अगर लाभ हो तो ज्यादा हो या लाभ हो, ज्यादा हो तो 100 प्लस, कम हो तो 100 माइनस। तो लाभ भी कहीं ना कहीं ज्यादा है ना, तो लाभ हो तो 100 प्लस, क्रय और हानि हो तो 100 माइनस। मतलब विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कहीं ना कहीं 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कि विक्रय मूल्य जो है ना वो लाभ के केस में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है क्रय मूल्य से, मतलब वो क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, बन गया फॉर्मूला। इसी को कहते हैं फॉर्मूला, कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कहीं ना कहीं 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर हो जाता है। तो जब आपके पास क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो ना, तो विक्रय मूल्य निकालना बहुत आसान है। जितना लाभ 100 प्लस, जितना हानि 100 माइनस, बस रट लीजिए। जितना लाभ 100 प्लस, जितनी हानि 100 माइनस, जस्ट लाइक परसेंटेज, ज्यादा और कम वाला। फिर देखिए, अगर विक्रय मूल्य ही निकालना हो अभी भी, लेकिन इस बार हानि हो, तो क्या कहेंगे, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत। भाई इस बार आपको हानि हुआ है बटे 100, मतलब क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, 100 माइनस हानि। भाई जाहिर सी बात है इस बार क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। विक्रय मूल्य हानि के केस में क्रय मूल्य से कम होता है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, है ना। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्रय मूल्य 100 रुपए हो, 10% का हानि हो रहा है, तो 100 माइनस 10 मतलब 100 का 90% निकाल दीजिए। सच बात है, देख लीजिए 90 आ जाता है ना विक्रय मूल्य, मतलब आपने 100 में खरीदा, 90 में बेचा, 10 का हानि हो रहा है। ठीक है, और समझिए, इस बार आपको क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो देखिए विक्रय मूल्य ये कहीं ना कहीं ये जो मूल्य है वो 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। आपको क्रय मूल्य लाना है, मतलब 100 का मान। समझ पाए, ये फॉर्मूला समझना है आपको। समझिए, ये कह रहा है क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो आपको ये सोचना है कि ये जो विक्रय मूल्य है वो कहीं ना कहीं 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर है। ये जो विक्रय मूल्य है वो कहीं ना कहीं 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर है। आप या तो सेलिंग प्राइस कह दीजिए या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कह दीजिए, एक ही बात नहीं है भाई। तो हम वही कहेंगे कि विक्रय मूल्य कह लीजिए या 100 प्लस लाभ प्रतिशत कह लीजिए, ये एक ही बात है। और आपको लाना है क्रय मूल्य, मतलब 100 का मान, क्योंकि ये 100 प्लस लाभ का मान ला रहे हो। 100 क्या है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ का मान ला रहे हो, तो क्रय मूल्य का मान नहीं लोगे। तो ये 100 प्लस मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत का मान विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का मान। बहुत आसान फॉर्मूला है। फिर से आपको लाना है क्रय मूल्य, लेकिन इस बार आपको हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, इस बार आपको हानि हुई है, गुना 100। तो इस बार आपको क्या याद रखना था, ये जो विक्रय मूल्य है वो कहीं ना कहीं 100 माइनस लॉस के बराबर है। तो ये जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं 100 माइनस लॉस, मतलब क्रय मूल्य माइनस लॉस के बराबर है। तो आपको कहीं ना कहीं क्रय मूल्य का मान लाना है, मतलब 100 का मान लाना है। कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए कितना मजेदार है ना। तो इस बार क्या है, एसपी जो है वो 100 माइनस लॉस प्रतिशत के बराबर हो जाता है, इसलिए 100 बटे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला समझा रहे हैं आपको, कितना मजा आ रहा है आप लोगों को, समझा रहे हैं ना। और चलिए थोड़ा सा और समझिए चीजों को। छूट निकालना है तो सीधा करिए, अंकित मूल्य पे ही तो छूट मिलता है भाई, तो अंकित मूल्य गुना छूट प्रतिशत बटे 100। अंकित मूल्य का कितना छूट मिल रहा है, तो छूट प्रतिशत बटे 100, आसान है। दूसरा, अगर अंकित मूल्य निकालना हो आपको, किसके केस में, विक्रय मूल्य और छूट दिया हो, तो कहेंगे ये जो विक्रय मूल्य है बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत का मान है, गुना 100 मतलब अंकित मूल्य। तो हम कहेंगे ना ये जो मार्क प्राइस है ये कहीं ना कहीं होता है क्या, सेलिंग प्राइस, या सॉरी मार्क प्राइस क्या होता है, 100 माइनस छूट प्रतिशत के बराबर होता है, नहीं होता भाई। मार्क प्राइस, सॉरी सॉरी मार्क प्राइस ने सेलिंग प्राइस, जो आप बेचते हैं कोई वस्तु को वो कैसे बेचते हैं, 100 में छूट प्रतिशत देने के बाद ना, तो हम कहेंगे ना कि सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं 100 माइनस छूट प्रतिशत के बराबर होता है। इसलिए हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस 100 माइनस छूट प्रतिशत का मान विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 100 का मान, 100 का मान मतलब मार्क प्राइस। उसी तरह अगर मान लेते हैं हमें इस बार विक्रय मूल्य ही लाना है, विक्रय मूल्य ही लाना है, तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य
इंटू, है ना, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत अपॉन 100। नहीं, इस बार क्या हुआ, अंकित मूल्य का कहीं ना कहीं 100 में डिस्काउंट करने के बाद ही तो विक्रय मूल्य मिलता है भाई। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य का 100 में जितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको घटा के उसका मान निकाल दीजिए। एग्जाम्पल समझिए कि जैसे 400 की वस्तु है, मार्क प्राइस 400 है, आपको डिस्काउंट 10% मिल रहा है, मतलब आपको मिल कितने में रहा है, 90% पे। कितने पे, 100% पे नहीं मिल रहा, आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, मतलब आपको 90% पे बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस का 90%। तो एक ही बात नहीं है मेरे दोस्त, 360। तो वही किए ना, 100 माइनस छूट, यही तो डायरेक्ट उठा के 90 लिखे। तो आप बच्चों वाले तरीके से समझिए या फॉर्मूला से समझिए, किससे समझना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग भी चाहते होंगे कि फॉर्मूला भूल जाएं, क्योंकि जैसे सर फटाफट कर लेते हैं ना, वैसे तो सब बनना चाहता है ना, सबको मेरी जैसा बनना है ना। सब चाहते हो कि मेरे जैसा मैथ समझ में आने लगे, तो उसके लिए आपको मेरे जैसा सोचना भी पड़ेगा। अब कहोगे सर आपको तो फॉर्मूला भी याद रहता है और आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहता है, आप कहते हो कि हम एक चीज भुला देंगे, तो आप क्यों ना भूले। भुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि परमानेंट भुलाना, भुलाने का मतलब ये होता है कि आप उसको मतलब जरूरी उसको ना समझे, है ना, आपको याद रखना है भाई, लेकिन भुलाने का मतलब ये रहेगा कि आप उसको यूज ना करें ज्यादा। आप कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट का यूज करके बना लें, आप कोशिश करें कि हम चीजों को समझ के बना लें। हमें याद रखने की जरूरत तब हो जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, मेरे पास कोई रास्ता ही ना हो, तभी फॉर्मूला यूज करें। कहते हैं ना बैकअप प्लान या प्लान बी। तो प्लान बी है फॉर्मूला, प्लान ए है कॉन्सेप्ट, प्लान ए है ट्रिक, प्लान ए है ऑप्शन से बनाना। ये सब मेरा प्लान ए की कैटेगरी में होने चाहिए। क्या क्या, ऑप्शन से बनाना, कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाना, ट्रिक का यूज करके बनाना, ये सब मेरा प्लान ए होना चाहिए। प्लान बी मेरा होना चाहिए फॉर्मूला, जब फंस जाए तो फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला एक्चुअली याद रखना पड़ता है ना। बताइए मैंने कितने सारे फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे, देखिए काउंट कीजिए, इसको काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 3 10, 10 के बाद 2 2 4 2 6 16, 16 और 3 19, लगभग 20 फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है। तो बताइए 20 फॉर्मूला याद करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा कि कई बार इसका फॉर्मूला उधर चला जाए, है ना। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना। एक फॉर्मूला और लिख ही देते हैं 20 पुराने के लिए। एकल छूट, हालांकि प्रतिशत में किए थे, एकल छूट क्या था, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं ना छोटा सा स्टार में, केवल 2 छूट के लिए, केवल 2 छूट के लिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन कई लोग पढ़ते नहीं है, छोटा सा जानबूझ के लिखा जाता है। इंश्योरेंस खरीदिए, कुछ खरीदिए, तो एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन डाल देगा, उसको पता है आप पढ़िएगा नहीं, लेकिन वो अपने बचने के लिए कर लेता है। लीगल, जब आप लीगली उसके साथ कुछ केस करने जाएंगे तो वो आपको दिखा देगा, देखिए मैंने लिखा था भाई, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। आप पढ़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो आपने पढ़ा नहीं तो आपकी गलती है। अब कुल मिला के हमने 20 फॉर्मूला लिख दिया है, और मुझे लगता है कि इसके बाद कहीं आपको परेशानी नहीं आएगी। अब जल्दी से एक बार मैसेज करके बताइए कि क्या किसी को दिक्कत है अभी। क्या किसी को फॉर्मूला समझने में या लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत है। क्योंकि अब हम इसके सीधे क्वेश्चंस को करेंगे और आपको वहीं से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि क्वेश्चन से हम आपको बिल्कुल कन्विंस कर लेंगे, बिल्कुल समझा देंगे। कहीं से भी आपको क्वेश्चंस पूछेगा ना, आप मजे मजे में बना लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए कहीं कोई दिक्कत हो। इतना आसान है ना फॉर्मूला भाई, इतना आसान है। फॉर्मूला कैसे बना ये सब आपको पता लग गया है ना। सारे फॉर्मूला को मैंने बनाने का तरीका सिखा दिया है आपको, सब कुछ। ये बहुत जरूरी बात है, आपको इसको याद रखना है, लाभ हानि का मतलब याद रखना है। इस बात को याद रखना है कि कब मेरा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है, कब हमको लाभ होता है, कब हमें हानि होती है, लाभ और हानि का कितने नाम होते हैं, अंकित मूल्य का और क्या क्या नाम होता है ना। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लिस्ट प्राइस या इसका एक और नाम होता है प्रिंटेड प्राइस, याद रखिएगा भाई, जैसे जैसे नाम याद रहेगा हम ऐड करते रहेंगे। प्रिंटेड प्राइस, ठीक है ना, प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं।
ठीक है ना। सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं, या बेचा गया मूल्य भी लिखा हुआ रह सकता है, आपको ये सब याद रखना है। उसके बाद कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, किसके लिए कब क्रय मूल्य, किसके लिए कब विक्रय मूल्य, ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी बात है, आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं। उसके बाद ये मैंने सारा फॉर्मूला लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है आपको मैंने ये सारा समझा दिया। ये कंडीशन है कि लाभ के केस में हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा और हानि के केस में हमेशा क्रय मूल्य बड़ा होगा। ये बात याद रखिएगा मरते दम तक, कभी मत भूलिएगा, इसी में गलती होती है ज्यादातर। उसके बाद आप ये फॉर्मूला सारा याद रख लेंगे। उसका लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट प्रतिशत, इसका फॉर्मूला कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे, हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, और छूट हमेशा मार्क प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे। ठीक है ना। ये हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, ये क्रय मूल्य पे डिपेंड होता है, ये भी क्रय मूल्य पे डिपेंड होता है, और ये हमेशा मार्क प्राइस पे डिपेंड होता है। रटिएगा नहीं, समझिएगा चीजों को। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको लिखाया है नीचे तीन, ये तीन चार फॉर्मूला बहुत जरूरी है। उसके बाद इस स्क्रीन पे लास्ट में तीन चार फॉर्मूला। आप इस बात को समझ जाइए कि फॉर्मूला है बट ये कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला तो है ही, बट ये कहीं ना कहीं लाभ और हानि का फॉर्म कॉन्सेप्ट है। लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाभ हानि के कैसे भी प्रश्न को बहुत आसानी से और बहुत लॉजिकल तरीके से कर लेंगे। आपको हम बहुत आराम से चीजों को सिखाएंगे। अगर कहीं क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत हुई तो हम वहीं पे आपको नोट करा देंगे। ठीक है, वहीं पे हम आपको नोट करा देंगे। चलिए अब हम लोग सीधे अभ्यास प्रश्न पत्र पे आएंगे और हम इसको करेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिख रहा होगा, 2022 अक्टूबर। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो इससे बढ़िया क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम इसमें एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत मजा आएगा सुन के। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य सब एक ही है। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। यहां पे तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत दीजिए, बताइए। कई बार आपको यहां पे दे देगा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आपको खुद भी पूछेगा कि भैया लाभ होगा या हानि होगा, आप ही डिसाइड करो। यहाँ पे तो लाभ बोल दिया तो पता लग गया, लेकिन कई बार दे देगा लाभ या हानि प्रतिशत। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि लाभ है या हानि है। बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन होता है ऐसा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरी एक बात को गांठ बांध लो आज, कि अगर यहां विक्रय मूल्य लिखा है और विक्रय मूल्य के बगल में जो भी फिगर है उसको मान लो क्रय मूल्य, रट लो, कभी गलत नहीं होगा। और लागत मूल्य, क्रय मूल्य के बगल में जो भी फिगर लिखा है उसको मान लो विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, बस हो गया आपका काम। अब मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो हर हाल में लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है? 5 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत, 5 रुपए का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत का सिंबल, फॉर्मूला भुला दिया आपको। आंसर हो जाएगा 50% का लाभ। तो मेरा आंसर होगा 50% का लाभ। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं था? कि 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने क्या बताया, ऐसा फॉर्मेट जब भी हो, फॉर्मेट याद रखना है कि ए वस्तुओं का विक्रय मूल्य बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, या शुरू में कह दे कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। घबराना नहीं है, आपको बस ये रटना है। जरूरी नहीं कि शुरू में विक्रय मूल्य हो, शुरू में क्रय मूल्य भी लिख सकता है। लैंग्वेज बस ये याद हो कि एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य वाई वस्तु के क्रय मूल्य, या वाई वस्तु का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य, कुछ भी दिया रहे, फर्क नहीं पड़ता दोस्त। बट आपको यह ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य के बगल वाला फिगर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बगल वाला फिगर क्रय मूल्य बनता है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो इस बात को अगर आप समझ गए तो समझिए बहुत आसान तरीके से आप सीख गए आज क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लाभ हो गया 50% का। देख रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट 2022। अब बताइए थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है क्या आपके अंदर कि मैं लाभ और हानि के क्वेश्चंस को चुटकी में कर लूंगा एग्जाम में? मुझे लगता है कर लोगे आप। नेक्स्ट,
अगर किसी कुर्सी को 752 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी कुर्सी की 400 में बेची गई बिक्री से होने वाली हानि का 1.2 गुना है तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? 2021 का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को या किसी कुर्सी को 752 में बेचने पर अर्जित लाभ, मतलब देखिए सेलिंग प्राइस है 752 और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है नहीं पता, प्रॉफिट मान लीजिए P हुआ है, और उसी कुर्सी की 400 में बेची गई तो दूसरी बार इस कुर्सी को 400 में बेचा गया, तो कह रहा है कि बिक्री से होने वाली हानि का, ठीक है ना, 1.2 गुना है। लाभ जो है ना, तो हम यहां पे कहेंगे हानि जो है मतलब लॉस जो है, अगर यहां पे L हो, या चलिए लॉस को यहां पे हम मान लेते हैं कि X हो, ठीक है, अगर लॉस यहां पे X हो, अभी थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए कि लॉस यहां पे X हो, प्रॉफिट यहां पे कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये कह रहा है प्रॉफिट जो है ना लॉस का 1.2 गुना होगा। लिख दिया मैंने, जो कह रहा था वो लिख दिया कि सेलिंग प्राइस अगर 752 होगा तो लाभ होगा 1.2x, अगर सेलिंग प्राइस 400 होगा तो लाभ होगा मेरा, सॉरी लॉस होगा मेरा x, क्योंकि x का 1.2 गुना यहाँ पे लाभ होता है। कह भी रहा है ना, लाभ जो है वो हानि का 1.2 गुना है। अब देखिए इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 752.1.2x, क्योंकि आपको पता है ना कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस छोटा होना चाहिए लाभ के केस में, और यहां कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लॉस के केस में बड़ा होना चाहिए सेलिंग प्राइस से, तो 400 प्लस एक्स। देखिए फॉर्मूला भूल जाइएगा आप लोग भाई, यहां भी कॉस्ट प्राइस है यहां भी कॉस्ट प्राइस है, मतलब कहीं ना कहीं ये मान और ये मान आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 752 माइनस 1.2x इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 352 बराबर 2.2x और x का मान हो जाएगा 352 बटे 2.2, सॉल्व करेंगे ऊपर जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 320, 2 का मान हो जाएगा 120, सॉरी x का मान हो जाएगा 160। तो कह रहा है कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, किसी पे भी रख लीजिए उससे दिक्कत नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस इस पे रख लीजिए 400 प्लस 160, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई मेरे 560, आंसर हो जाएगा 560 रुपीज। बताइए क्या था क्वेश्चन में, दम था कुछ, क्वेश्चंस में कुछ था दम। अब अगली बार के लिए बताते हैं ट्रिक, क्योंकि ये तो बहुत डिटेल है ना, ट्रिक बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक वस्तु को कुछ अमाउंट पे बेचने पर उसी वस्तु को इस अमाउंट पे बेचने पर लाभ जो है हानि का 2 गुना हो जाए 5 गुना हो जाए, उससे मतलब नहीं। आपको क्या करना है, जैसे बोले आपको इस दोनों प्राइस को हमेशा अंतर कर देना है, जितना में बेचा गया पहले सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू जितना कह रहा है गुणा है उतना गुणा अब प्लस 1, इसको सॉल्व कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां से आपका 1 यूनिट का मान आएगा, ठीक है, 1 यूनिट का कुछ मान आएगा, आपको आराम से 100 यूनिट का मान निकालना है, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी क्वेश्चंस को करके देखेंगे ना, यहां पे क्या होगा 1.2 प्लस 1, मैंने क्या बोला है जितना गुना अब प्लस 1, तो 1.2 गुना तो 1 जो लिखना ही है, और ये हो जाएगा 752 माइनस 400, क्या हो जाएगा देखिए 2.2 का मान हो जाता है 352, 1 का मान हो जाएगा 352 बटे 2.2, आपके 100 का मान पूछा है, क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए 352 बटे 2.2 गुना 100, सॉल्व कीजिएगा, देखिए 52 से कट जाएगा आपका, कितने बार में कटेगा 56 बार में, तो आंसर देखिए कितना हो जाएगा 5.6 बार में, तो आंसर हो जाएगा आपका 560 रुपया। ठीक है ना, ये बहुत आसान था क्वेश्चन, आप इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत इजी सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपके उत्तर आ जाएंगे। ठीक है ना, किसी को डाउट है तो बताइएगा। सगुन ने एक स्मार्टफोन इसके विक्रय मूल्य से 9/10वें मूल्य पर खरीदा तथा इसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पे बेचा, तो उसका लाभ है, या लाभ प्रतिशत बोल रहा है ना। सगुन एक स्मार्टफोन खरीदा है इसके विक्रय मूल्य के 9/10वें मूल्य पे, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसा, 9/10वें मूल्य पर खरीदा है, इसके विक्रय मूल्य के 9/10वें मूल्य पे,
तो विक्रय मूल्य पहले कुछ रहा होगा और खरीदा है कुछ बाद में, तो इससे मूल्य में 8 और इसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा तो उसका लाभ क्या होगा, समझिए। अब देखिए सगुन क्या हुआ, एक स्मार्टफोन खरीदा है, ठीक है, तो पहले उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, मान लेते जैसे 9/10 को ही देखें तो पहले 10 रहा होगा, सगुन ने खरीद लिया उसको 9 रुपए में, तभी तो देखिए 10 का 9/10 है ना, तो 9। तो आप इसको ऐसे समझिए कि 10 से था 9 में खरीदा, 10 था 9 में खरीदा, उसके बाद इसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, फिर वो बेचा कितने पे, विक्रय मूल्य से कितना 8% अधिक पे, तो 10 का 108% अधिक पे बेच दिया, तो कितना हो गया भाई 10.8 में बेचा है उसने। अब समझिए इसको लाभ कितना हुआ, कितना आसान क्वेश्चन था नहीं, 9 में खरीदा 10.8 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको 10.8 में 9 घटा दीजिए, मतलब 1.8 का प्रॉफिट हुआ। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, 1.8 का प्रॉफिट कितने पे, 9 पे, जितने पे खरीदा है ना, ये हो जाएगा आपका 0.2 है ना, तो आंसर हो जाएगा 20% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। आप समझे 9/10 को ही मैंने एक डिजिट के रूप में यूज कर लिया, 9/10 मतलब 10 विक्रय मूल्य था, 9 क्रय मूल्य है गया है ना, 10 क्या हो गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस और सगुन का ये क्रय मूल्य हो गया, मतलब वो सेलिंग प्राइस 10 था ना तो उसने 9 में खरीदा है, समझ पा रहे हो वो कितना तेज था, और बेचा है कहां से, इसके 10% ज्यादा पे, सॉरी इसके 8% ज्यादा पे बेचा है, कितना तेज लड़का था। चलिए आगे, एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस प्रकार 20% लाभ की उम्मीद भी रखता है, इसके पश्चात वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है, तो उसे वास्तविक लाभ कितना होगा। 2019 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। देखिए एक जो है ना खुदरा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, देखिए उसने 100 रुपए में खरीद के लाया, माना वो 100 में खरीदा, लागत मूल्य उसका 100 रुपए रहा होगा या बनाने में उसको 100 खर्च आया, उसने अंकित कर दिया 40% अधिक, मतलब 140 मान रख दिया, उसने प्रिंट कर दिया, ऐसे पेन से लिख दिया 140, जो आ रहा है उसको ये थोड़ी पता है कि 100 में बना है, वो तो देख रहा है 140 है मूल्य। अब वो कह रहा है कि भाई वो 20% अंकित मूल्य पर छूट भी दे रहा है, बहुत बढ़िया, तो छूट कितना दे रहा है वो 20% का, तो इस प्रकार उसको बेच कितना में रहा है वो 140 का 80% पे बेच रहा है। हम आपको क्या बताए थे कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, मार्क प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, जाहिर सी बात है ना भाई, वो 100% पे नहीं बेच रहा, वो 100 में 20% कम करके बेच रहा है, तो 14 गुना 8 112, वो एक्चुअल में 112 पे बेच रहा है, ठीक है, एक्चुअल में वो 112 पे बेच रहा है, लेकिन वो सोच रहा है ना, अब वो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो सोचा, वो उम्मीद रख रहा था 20% की मुझे लाभ होगा, वो क्या उम्मीद रख रहा था कि हमें 20% का लाभ हो। अब मैं एक पढ़ा लिखा उसके दुकान में गया, वो मुझे पूरा सिनेरियो बताया और पूरा खुश था कि भाई मुझे 20% का लाभ हुआ, तो मैंने बोला कैसे, उसने मुझे पूरा कंडीशन समझाया, कंडीशन ये समझाया कि ऐसे ऐसे मैंने किया है कहानी, मैंने बोला नहीं आप गलत हो, आपको 20% लाभ नहीं हो रहा, आप 100 में वस्तु को बनाए थे, आप बेच पा रहे हो वस्तु को केवल 112 में, इसका मतलब है आपको लाभ जो है ना वो हुआ है 12 रुपए का, तो बोला लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत हुआ 12, 100 पे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, मैंने बोला आपको लाभ एक्चुअल में 12% हुआ है, आप जो सपना देख रहे थे 20% का वो गलत देख रहे थे, आपने छूट ज्यादा दे दिया, तो फिर वो थोड़ा मायूस हो गया, बोला कोई बात नहीं अगले बार से प्रॉफिट लॉस आपसे ही पढ़ लेंगे, तब हम गलती नहीं करेंगे, तो फिर मैंने उसको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, तो अगली बार वो गलती नहीं करेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि आपको यहां पे किस तरीके से हुआ कहानी कि 100 रुपये उसने बनाने में लगाया, 40% अधिक अंकित किया, 140 रख दिया, कोई आया खरीदने, बोला जाइए हम आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं, उसने 140 के 80% पे बेच दिया, बाद में हमको दिखा कि उसको मात्र 12 रुपए का लाभ हो रहा, तो 100 पे कितना होगा, तो 12% का। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए मेरे से, अगर क्रय मूल्य 100 होता है ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत और प्रॉफिट
मूल्य में एक ही बात होता है, तो बार बार निकाला मत कीजिए। अगर क्रय मूल्य 100 होगा ना, तो लाभ अगर 10 होगा तो लाभ प्रतिशत भी 10 ही होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि 100 कट ही जाता है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें क्यों ही सीखना या क्यों नहीं सीखना, तो क्यों नहीं सीखना नहीं, क्यों नहीं मतलब सीखना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इस बात को अब याद रख लिए कि जब भी मेरा क्रय मूल्य 100 होगा तो लाभ और लाभ प्रतिशत का मान एकदम सेम होता है, एकदम सेम होता है, क्योंकि 100 बेस है ना, 100 पे सब कुछ सेम होता है। या हानि भी होगी तो हानि प्रतिशत सेम होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। सेम बात लॉस प्रतिशत में भी होगा। अब कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत है? और एक बात सीख दीजिए, अगर मार्क प्राइस 100 होगा तो डिस्काउंट प्रतिशत और डिस्काउंट भी सेम होता है, ये भी सीख लीजिए। जो जो पॉइंट नोट कराते हैं ना, आप उसको नोट कर लिया कीजिए, समझ जाइए। बस आप ये मत समझिए कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ, बहुत जरूरी बात लिखता हूँ भाई। मैं छोटी छोटी बात लिखता हूँ लेकिन बहुत जरूरी बात लिखता हूँ, ये कई बार एग्जाम में काम दे देता है डायरेक्ट। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1800 में बेचकर 10% की हानि उठाता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 2019 का क्वेश्चन और सबसे शानदार क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एक व्यक्ति घड़ी को बेच रहा है 1800 में, तो सेलिंग प्राइस है 1800। 10% हानि पे बेचता है तो हानि है 10%, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? मतलब उसने क्या किया ना, 90% पे बेचा है। 10% हानि पे बेचने का मतलब क्रय मूल्य का 90% पे बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या है? वो एक्चुअल में 90% का मान है, क्रय मूल्य का 90% है विक्रय मूल्य। तो हम कहेंगे ये जो विक्रय मूल्य है ना भाई, ये क्रय मूल्य का 90% है, मतलब 90% का मान है, तो 100 का कितना क्रय मूल्य कितना? तो आपको यहां से क्रय मूल्य पता लग गया 2000 रुपए। मतलब उस व्यक्ति ने 2000 में खरीदा था, 1800 में बेचा है। अब उसको याद आया कि नहीं, मुझे 10% का लाभ चाहिए था, तो उसको कितना में बेचना चाहिए था? तो उसको बेचना चाहिए था कितना में? क्रय मूल्य का 110% लाभ पे, मतलब 110% पे। तो क्रय मूल्य है 2000, उसको बेचना चाहिए 110% पे, क्रय मूल्य का 110% चाहिए। उसको एक्चुअल में बेचना चाहिए 2200 रुपए पे। कितना पे? 2200 में। लेकिन उसने बेचा कितने में? 1800 में, इसलिए नुकसान हुआ। अब देखिए, क्या एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा करोगे आप? कभी नहीं करना। डायरेक्ट आपको निकालना है सेलिंग प्राइस 2। कैसे? 1800 का सामान जो बेचा है उसने, 10% की हानि पर बेचा है, मतलब 90 पे बेचा है उसने। चाहिए उसको 10% का लाभ, मतलब 110 का मान कितना होगा? हो गया आंसर आपका, देख लीजिए। सॉरी, तो आपका आंसर देखिए 2200 एक लाइन में आ गया। समझ पाए? इतनी कहानी करने से अच्छा है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि ये जो 1800 रुपया है ना भाई, ये कहीं ना कहीं 90% का मान है, हमें चाहिए था 110% का मान। हो गया आंसर। समझ पाए? अगली बार के लिए फॉर्मेट ये रहेगा, किसी वस्तु को एक्स में बेचने पर A% की हानि होती है, तो B% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए? फॉर्मेट यही क्या होगा, x बटे 100 माइनस A% गुना 100 प्लस B%। डेट्स ऑल। उल्टा भी हो सकता है कि 1800 में किसी वस्तु को बेचने पर 10% का हानि होता, तो उसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? यहां अगर लाभ हो, अगर 1% के लिए यहां पे लाभ हो जाए और 1% के लिए यहां पे हानि हो जाए, तो मामला बदल जाएगा। कैसे? तब सोचेंगे ये जो 1800 है मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं 110% का मान हो जाता। लाभ हो रहा है ना, तो 110 का मान, हमें चाहिए 10% हानि, तो 90 का मान निकाल देना था, और ये मेरा उत्तर होता सेलिंग प्राइस 2। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। कौन चाहता है कि लाभ के बाद हमें हानि? एक बात बता रहे, क्वेश्चंस बनाने वाला तो बना सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन डेली लाइफ से जोड़ के बनाए। 100 प्लस और 100 माइनस बहुत जरूरी बात है। आप जितना जल्दी इन चीजों को समझ पाएंगे कि लाभ का मतलब 100 प्लस, हानि का मतलब 100 माइनस। आ गया क्वेश्चन? अभी कराया था मैंने ऐसा वाला, पहला ही क्वेश्चन। 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत। देखिए मैंने क्या बताया था,
क्रय मूल्य के बगल वाला मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है, तो SP 20, 16 के बगल में विक्रय मूल्य है तो ये बन गया क्रय मूल्य 16। आपको पता है क्रय मूल्य छोटा विक्रय मूल्य बड़ा, लाभ होगा। 20 में 16 घटाएंगे 4 रुपए का लाभ, तो लाभ प्रतिशत भाई 4 रुपए का लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे गुना 100%। तो 4 चौके 16, 4 से 25, तो कहेंगे कि 25% का हर हाल में यहां पे क्या होगा, लाभ होगा। इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। 10 क्रय मूल्य ₹10 क्रय मूल्य की एक कॉपी को 20 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत, बच्चों वाला क्वेश्चन। क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 20, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, 10 का प्रॉफिट तो प्रॉफिट परसेंटेज, 10 का प्रॉफिट 10 पे तो 100 पे कितना, 100% का प्रॉफिट, कितना, 100% का। एक बात आप और रट लीजिए, यदि क्रय मूल्य और लाभ का मान, क्रय मूल्य लाभ या हानि कर दीजिए, क्रय मूल्य या लाभ और हानि का मान समान हो तो लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा 100% होगा। रट सकते हो। फिर बोलोगे सर एक नया पॉइंट फिर लिख दिया, क्या करें, आदत है आप लोगों के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखते रहने का। कि लाभ और हानि अगर क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है ना, तो हानि या लाभ प्रतिशत भी एकदम 100% होगा। कैसे समझिए, यहां पे देख पा रहे थे क्रय मूल्य 10 है और लाभ भी 10 हो गया, जैसे 10-10 हुआ आप मत निकालिए, सीधा 100% देख लीजिए ऑप्शन में, रट सकते हो। उसी तरह अगर क्रय मूल्य और हानि भी सेम हो जाए तो हानि हमेशा 100% होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और याद रख सकते हो, यदि क्रय मूल्य जो है ना, या ऐसे कह सकते हैं यदि लाभ क्रय मूल्य का आधा हो या हानि भी क्रय मूल्य का आधा हो तो लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा उसका आधा होगा। चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, आप फिलहाल ये याद रखिए, वो तो समझ ही जाएंगे। देखिए आ गया ना वैसा क्वेश्चन, एक फ्रिज को 500 में बेचने पर 20% की हानि, तो उसी को 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, अभी किया था मैंने, सीधे सेलिंग प्राइस 2 लिखना है। 500 जो है वो हानि हुआ है ना, तो 80 के बराबर है, लाभ चाहिए 30 मतलब 130 का मान, आंसर। कितना आसान था भाई, सॉल्व कीजिए ना। करेंगे 20 चौके 80, ये हो जाएगा 20 से 25 बार में, और कटेगा 2 दूना 4, 2 से 65 बार में। सॉल्व करेंगे 25 गुना 5 125, 12 25 6 के 150 और 12 162 बटे 2, तो 2 8 16, 2 1 2, 2 दूना 4, 812.5 मतलब 812 रुपया 50 पैसा क्या है, मेरा आंसर हो जाएगा। देख पा रहे भाई, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप आज भी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीख पाएंगे लाभ और हानि। आज भी अगर आप लाभ और हानि नहीं सीख पाए ना, तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहे क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 70% है। देखिए कितना आसानी से आपको बताएंगे ये चीजें। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए क्रय मूल्य को अब हम इंग्लिश में लिख लें सीपी, और ये बट एसपी इधर आ जाएगा, तो सीपी बटे एसपी हो गया 7/10, हो गया मेरा काम आसान। ये विक्रय मूल्य को उठा के इसके नीचे रख दिए, तो इसको सपोज कर लीजिए सीपी 7 और एसपी 10, तो लाभ कितना हो जाएगा भाई, 10 में 7 गया 3। बोलेंगे सर ऐसे भी बनता है क्या, क्यों नहीं बनता, तो प्रॉफिट परसेंटेज 3 रुपए का लाभ 7 पे तो 100 पे कितना, हो गया आंसर 300/7%। सॉल्व करिए, 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 6 42 6/7% आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब बोले कितने मजेदार क्वेश्चन है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगली बार रटिएगा, क्या रटना है, अगर बोले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है, या ऐसे बोले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का X% है या कुछ भी प्रतिशत है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ऊपर मान जो लिखा होता है ना, वो उसको क्रय मूल्य मान लीजिएगा, और एसपी नीचे 100 होता है ना, 70 बटे का मतलब 70% का मतलब 70/100।
तो 70 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 100 होगा इस कंडीशन में। अगर उल्टा लिखा रहता है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 70% है तो विक्रय मूल्य ऊपर हो जाता, तो विक्रय मूल्य 70 और क्रय मूल्य 100 हो जाता। जो पहले लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में लिखा है वो नीचे रहेगा और उसका मान 100 रहेगा हमेशा। तो इतनी कहानी करने की जरूरत अगली बार नहीं होगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य 70 विक्रय मूल्य 100। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 70% है तो विक्रय मूल्य 70 क्रय मूल्य 100। 70 की जगह जो भी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, एक्स वाई जेड कुछ रहे। मैं आपको हर क्वेश्चन में एक एक बात बता के जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि जरूरी है आपके लिए जानना, नहीं तो फायदा क्या होगा, है ना। फायदा क्या होगा औरों से पढ़ने का या मेरे से पढ़ने का। तो मेरे से पढ़िएगा तो कुछ नई नई चीजें सीखिएगा और बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए आगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 9 है तो हानि प्रतिशत। भाई कोई बात नहीं, क्रय मूल्य का अनुपात है 10 और 9 तो क्रय मूल्य ही मान ले 10, विक्रय मूल्य ही मान ले 9। भाई खरीदे 10 में बेच रहे 9 में, तो लॉस ही तो होना है। कितने रुपए का लॉस? 1 का। तो लॉस प्रतिशत आपको पता है, 1 रुपए का लॉस 9 में तो 100 पे कितना, तो भाई कितना हो जाएगा 11 से, है ना। आपको पता है, सॉरी क्रय मूल्य यहाँ 10 है ना, थोड़ा सा दिक्कत, क्रय मूल्य 10 है ना, तो कितना हो जाएगा आंसर 10%। 10% का क्या है? हानि है। आपको ध्यान रखना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या क्या लिखा है, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, चलिए आगे। ठीक है, क्वेश्चन सभी है, बहुत आसान सब क्वेश्चन है। किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, यदि वह वस्तु उसने 1200 में बेचा है तो ज्ञात करिए कितने में खरीदा। भाई क्या है दम क्वेश्चन में, बताइए। 20% का लाभ हुआ, बेचा है उसने कितने में? 1200 में, तो क्रय मूल्य बताइए। भाई कोई बात नहीं, हम कहेंगे कि 1200 जो है ये कहीं ना कहीं 120 का मान है, होता है ना भाई। 20% लाभ पे बेचना मतलब 100 + 20, मतलब विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य का 20% ज्यादा, मतलब क्रय मूल्य का 120%। तो भाई विक्रय मूल्य जो है वो 120% का मान है, तो क्रय मूल्य का मान निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। आप ऐसे भी सोचिए ना कि 1000 दाम है तभी 20% ज्यादा लिया होगा तो 1200 में बेचा होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि विक्रय मूल्य के नीचे हमेशा 100 + प्रॉफिट होगा प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में 100 - लॉस होगा। रट सकते हो, वही फॉर्मूला है जो मैंने लिखाया था। एक व्यक्ति 100 संतरे 2 के 4 की दर से खरीदा और 150 अन्य संतरे 2 के 2 की दर से खरीदा। वह दोनों प्रकार के संतरे को मिलाकर 2 के 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा घुमा फिरा के। 100 संतरे खरीदा 2 के 4, मतलब 2 रुपए में 4 संतरे खरीद रहा है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए CP1 क्या हो जाएगा? 100 संतरे खरीदा है, एक संतरे का मूल्य है 2/4 रुपया, नहीं है भाई, समझ पाइए ना। 2 रुपए का 4 खरीदता है तो एक संतरे का मूल्य 2/4, और 100 संतरा खरीदता है तो सीधे 100 गुना 2/4 लिख दिया। एक संतरे का कीमत नहीं होगा 2/4, आप कोई 4 संतरा खरीदते हो 2 रुपए में तो एक संतरे का मूल्य 50 पैसा नहीं होगा, 2/4 50 पैसे के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि CP1 कितना हो जाएगा? 50 रुपए में उसने 100 संतरा खरीदा, जाहिर सी बात है जब उसने 1 रुपए में 2 संतरे खरीदा होगा तो 100 संतरे 50 में खरीदा। CP2 150 संतरा उसने खरीदा है 2 रुपए में 2 की दर से, मतलब हर 1 रुपए में एक संतरा, तो 2/2 लिखिए या 1 से गुना कर दीजिए, मतलब उसने 150 रुपए में कितना खरीदा? 150 संतरा। तो टोटल सीपी कितना हो गया भाई? टोटल सीपी ऑफ, ठीक है ना, 150 और 100, मतलब टोटल सीपी ऑफ 250 ऑरेंज। 250 ऑरेंज का सीपी कितना हो गया? 200 रुपया, मतलब 250 ऑरेंज उसने खरीदा है 200 रुपए में। क्लियर? अब कह रहा है दोनों को मिक्स करके उसने 2 के 3 की दर से बेचा, तो टोटल एसपी ऑफ 250 ऑरेंज कितना हो जाएगा भाई? उसने 250 ऑरेंज को बेचा है 2 में 3 की दर से, 2 में 3 की दर से, मतलब हर 2 रुपए में 3 ऑरेंज बेच रहा है, तो एक ऑरेंज का मूल्य 2/3,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसने बेचा 500 रुपये, 500/3 रुपये में, इसको लाभ हुआ या हानि? तो देखेंगे इसको हर हाल में क्या हो रहा है, हर हाल में इसको हानि होगी, क्योंकि 500 बजे जो 3 है ना वो कहीं ना कहीं 200 से छोटा है, तो उसको क्या हो गया, हानि हो गई है भाई, हानि हो गई, उसको समझ नहीं पाया, थोड़ा सा दुकानदार बेवकूफ था या पढ़ा लिखा नहीं था, उसको हानि हो गया 100/3 रुपए का। लेकिन बोला है हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस, लॉस कितना, 100/3, किस पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है भाई, बटे 200, तो 200 नीचे ही आएगा गुना 100%, सॉल्व कर दीजिए। तो 50/3, 50/3 का मतलब 16.7% उसको हानि हो गई है। दुकानदार बेचारा थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो ऐसा गलती ना करता, वो कहानी तो अच्छा बनाया, खरीदा भी अलग स्टाइल में, बेचा भी अलग स्टाइल में, लेकिन थोड़ा सा उसने गलत कर लिया, उसको आइडिया ना लगा। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे 10% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। देखिए खूब ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कि थोड़ा गलत है, कभी भी लाभ को विक्रय मूल्य पे कंसीडर करते ही नहीं है। क्यों पूछ रहा है ऐसा, लाभ को क्रय मूल्य पे कंसीडर करते हैं। अब समझिए, लाभ उसको हो रहा है 10% का, समझिएगा ध्यान से, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, समझ पा रहे हैं? तो क्या होता है ना, एक्चुअल में क्रय मूल्य 10 है और लाभ कितना, 1 है, इसी से बना दीजिए, इसको क्रय मूल्य मानिए, इसको लाभ मानिए, तभी तो है ना भाई, 1/10 का मतलब 10 का सामान 1 के लाभ पे बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 + 1, 11 रुपया। अब बोल रहा है कि नहीं, लाभ प्रतिशत जो बताना है ना वो विक्रय मूल्य के संदर्भ में बताइए। 1 रुपए का लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पे कितना, 11 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 1/11%। ठीक है ना, आंसर 9 1/11% होगा। सही बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप याद रख लोगे, इससे तो समझ गया ना, लाभ से ही हम लोग क्रयमूल्य और लाभ निकाल लिए। 10% का मतलब 1/10, तो 10 क्रयमूल्य तो 1 लाभ। आप ऐसे सोच सकते हो। अगर हम कहें 20% लाभ, तुरंत 1/5 लिखना, 5 को सीपी मानना, 1 को लाभ मानना और विक्रय मूल्य तुरंत 6 लिख देना। अगर हम कहें 20% हानि, तुरंत लिखना 1/5, माइनस प्लस लगाओगे ना तो और मजा आ जाएगा, प्लस प्लस, तब आपको जल्दी बना लोगे, माइनस, मतलब आप यहां पे लिखोगे 5 रुपए का क्रय मूल्य, लॉस आपको 1 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 में 1 गया 4। भाई ये सब चीज ना एकदम सीख जाओ, बहुत अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बीच बीच में मैं जो है ना बगल में लिखता रहता हूँ क्वेश्चंस के, ये सब बहुत छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब एक बात समझिए जो मैं बहुत अर्जेंट बताने वाला था, क्या, अगर क्रय मूल्य पे लाभ होता है, जाहिर सी बात है, अगर लाभ कुछ दिया हो ना तो याद रखिएगा, जब वो विक्रय मूल्य पे लाभ निकालने कहेगा ना तो हमेशा याद रखिएगा ओरिजिनल लाभ से छोटा ही होगा भाई। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे भी आप काट सकते थे कि अगर लाभ 10% है ना तो विक्रय मूल्य पे लाभ कंसीडर करेंगे ना तो उससे छोटा होना है, बड़ा नहीं होना है। तो दो ऑप्शन ऐसे, ऑप्शन से इलिमिनेट करके बिना बनाए बता सकते हो, समझ पा रहे हो, एक ही ऑप्शन बचा था। इंटरेस्टिंग। 50 मीटर का एक कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को 10 मीटर के कपड़े बेचने का लाभ उठाता है तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत, समझ पाए, 50 मीटर का कपड़ा बेचने पर 10 मीटर के कपड़े बेचने का लाभ उठाता है, तो समझिए हम यही सोच लेंगे कि 50 क्या है, मेरा विक्रय मूल्य है, लाभ क्या है 10 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 50 में 10, 40 रुपए का, सॉरी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 40 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 10/40 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40, 4 से 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब आप सोचते कितना खरीदा है, कितने मीटर का खरीदा है, कितने 1 मीटर का कितना दाम था, भाई मैंने 50 मीटर कपड़ा को ही 50 रुपया, मैंने ऐसे सोच लिया कि 1 मीटर कपड़े का दाम 1 रुपया, तो 50 मीटर कपड़े का दाम 50 रुपया। अगर आप बोलेंगे सर आपने कपड़ा को रुपया कैसे बनाया, ये तो सरासर आप गलत कर रहे हो,
हम बोला नहीं किया दोस्त, गलत। मैंने मान लिया 50 मीटर कपड़े का दाम 50 रुपया ही है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम 1 रुपया नहीं होगा। तो 50 मीटर कपड़े का दाम 50 रुपया, आपको 10 मीटर कपड़े का लाभ होता है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम 1 रुपया, तो 10 मीटर कपड़े का दाम 10 रुपया, वही प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य 40 रुपया। बताए मैंने क्या गलत किया? मैं पता है क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन से ही डेटा लेके ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बना लेता हूं। मुझे मानने की जरूरत नहीं होती, मुझे क्वेश्चंस में ही डेटा रहता है। मैं लाभ से ही निकाल लूंगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। मैं कॉन्सेप्ट से लेके चलता हूं। मैं 100x ये सबसे बचता हूं थोड़ा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के चैप्टर में। मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के चैप्टर में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को 100x मानने से बचता हूं। मैं कोशिश करता हूं उसी के अंदर का डेटा यूज करने का। मैं कोशिश करता हूं उसी के अंदर का डेटा यूज करने का। ठीक है, और बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 30 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत आसान। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि सर आप सारे क्वेश्चन को आसानी क्यों कहते हो? मोटिवेशन आपके लिए। देखो, दिमाग लगाओ। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, फिर क्या किया गया ना, 30 रुपया जैसे दाम अधिक लिया गया, ये रुपया में, तो उसको लाभ जो होने लगा 20% का। तो भाई एक बात बताइए, एक बात सोचिए, 10% का लाभ ले रहा था, मतलब वो 110 रुपये में बेच रहा होगा। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहा होगा तो 10% का लाभ लिया तो 110 में बेचा, और अगर 20% का लाभ लिया तो 120 में बेचा। तो दुकानदार के मन में लालच आया ना, पहले वो 110 में बेच रहा था, पहले फिर 120 में बेचने लगा। कितना एक्स्ट्रा पे बेचा? 10 रुपए पे। यही 10 रुपए एक्स्ट्रा पे बेचने के कारण उसको 30 रुपए का लाभ नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं 10 यूनिट ही कहीं ना कहीं 30 को डिनोट करता है, तो 1 यूनिट डिनोट करता है 3 को। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस आपने 100 यूनिट माना तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो मेरा आंसर हो जाएगा 300। अब बोलेंगे सर कुछ ट्रिक तो सिखाइए। बिल्कुल सिखाएंगे, ट्रिक तो सिखाना ही था, ये तो आपको कहानी बताया है ना। अब समझिए ट्रिक। ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 10 के लाभ पर बेचा गया और 30 जैसे अधिक लिया गया तो लाभ 20% हो गया, तो दोनों के लाभ का डिफरेंस ही तो 30 है। तो अगली बार क्या करना भाई, 20 माइनस 10 का ही मान कहीं ना कहीं 30 को डिनोट करता है, 1 का मान कहीं ना कहीं 3 को डिनोट करता है। क्रय मूल्य 100 का मान होता है तो 100 का मान कहीं ना कहीं 300 को डिनोट करेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है क्या आ रहा होगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर एक नई बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अगर क्वेश्चंस में ये रहता कि एक वस्तु को, नया क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक वस्तु को 10% हानि में बेचा जाता है, यदि उसे, ठीक है ना, 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ होता, तो सीपी बताइए। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहां हानि है और यहां लाभ है। अब क्या करोगे दोस्त, समझो मेरी बात को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात समझिए कि यहां पे इसको हानि हो रहा है, और जैसे उसने 60 रुपया ज्यादा लिया ना, उसको लाभ होने लगा 20% का। तो पहले उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा, सॉरी 10% की हानि हो रही थी, तो पहले हानि को कवर करेगा ना वो भाई, पहले तो उसने हानि को कवर किया होगा। तो कहीं ना कहीं हानि को कवर किया, तो पहले वो बेचारा हानि कवर किया 10 रुपए कमा के। उसको हानि हो रहा था 10 रुपए का, वो सोच रहा था किसी तरह 10 आ जाए, उसके पास जैसे 10 आया एकदम आ गया कॉस्ट प्राइस पे, मतलब उसको लागत मूल्य आ गया। फिर उसको 20% का और लाभ लेना था, मतलब उसने कुल जो लाभ लिया है ना, वो टोटल 30% का लाभ लिया है 20% लाभ कमाने के लिए।
क्योंकि 10 तो पहले हानि कवर किया और 20% लाभ लिया, मतलब उसने 20% के लाभ कमाने के लिए 30% का लाभ कमाया। कितनी बड़ी बात है, मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हो? 20% ओवरऑल का लाभ कमाने के लिए उसने रियल में 30% का लाभ कमाया। क्यों? क्योंकि 10% हानि भी कवर किया है। यही मान 60 रुपए के बराबर नहीं है, मतलब उसने 60 रुपया जो बढ़ाया है ना दाम, वो इस कारण बढ़ा 10 और 20 कवर होके। तो यहां पे 30 का मान हो जाएगा 60, 1 का मान हो जाएगा 2, तो 100 का मान हो जाएगा 200, और यही आपका क्रय मूल्य है। समझ पाए? अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, क्या करना है, समझ पाए? देखो, रट सकते हो, एक बात रटा दूं, अगर लाभ लाभ हो तो हमेशा माइनस कर देते हैं, और जो उसके एक्स्ट्रा है उसी को उससे डिनोट कर देते हैं। अगर लाभ और हानि हो तो दोनों को हमेशा जोड़ देते हैं, हानि और लाभ हो तो दोनों को हमेशा जोड़ देंगे, और हानि और हानि हो तो दोनों को हमेशा माइनस कर देंगे। रट लो, काम आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट दे ही दिया है, बाकी रट लो। यहां देखो, हानि और लाभ था, जोड़ दिए, लाभ और हानि रहेगा, अपोजिट में जोड़ना है, सेम में माइनस करना है, ऐसे रट लो। यहां लाभ हानि था, जोड़े, पीछे लाभ लाभ था, घटाए, हानि हानि होगा तो घटाएंगे, हानि लाभ होगा तो जोड़ेंगे, लाभ और हानि होगा तो जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि कुछ बातें मैं खुद बनाता हूं ये सब आपके लिए, पता है? आपको नहीं मिलेगा ये किसी बुक में, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। आपको यहाँ पे हर चीज नया मिलेगा और बहुत मजा आएगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? हर चीज एकदम नया मिलेगा, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो लागत मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो अंकित मूल्य 20% अधिक होने का मतलब 120। ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दीजिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 का 90%, 10% छूट दिए हो आप, तो 108। अब कह रहे हैं कि उसका लाभ या हानि होगा, तो भाई लाभ ही हो रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या लाभ आपको? हमें तो दिख रहा है। 100 में खरीद के आप 108 में बेच रहे हो, तो लाभ कितना हो गया? 8 रुपए का, या लाभ प्रतिशत भी 8 ही प्रतिशत होगा। मैंने बताया था ना, 100 में आपको तनाव ना लेना है, 8% लाभ। ठीक है ना? कैसे हुआ ये 8? ये 8 कैसे हुआ भाई? 108 में 100 घटा के। ठीक है ना? तो रुपीज और परसेंटेज में लाभ सेम तब हो जाता है जब कॉस्ट प्राइस समान होता है, बता चुका हूं। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, माला ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्राप्त करते हुए एक स्कूटर को 15,500 में बेचकर 1,000 रुपए का लाभ कमाया, तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। खूब अच्छा क्वेश्चन है। माला ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया है, तो भाई डिस्काउंट है 10%। छूट पर प्राप्त करते हुए एक स्कूटर को 15,500 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस है 15,500। ठीक है, और लाभ कमाया उसने 1,000 रुपए का, तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, अगर उसने 15,500 में बेचा है 10% की छूट प्राप्त करते हुए अच्छा, माला ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्राप्त करते हुए एक स्कूटर को 15,500 में बेचकर 1,000 के लाभ कमाया। ओके, 1,000 का लाभ कमाया। अब समझिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि एक भी लाइन गलत पढ़े और गलत हो गया। माला को 10% छूट मिला, और फिर छूट प्राप्त करके माला ने कितने में खरीदा नहीं पता, लेकिन माला ने उस स्कूटी को 15,500 बेचकर 1,000 का लाभ कमाया। तो भाई माला ने 15,500 में बेचा है किसी और दोस्त को, मान लीजिए वो दोस्त है सीता, सीता को उसने 15,500 में बेचा 1,000 का लाभ कमा के, तो माला ने खरीदा कितना में था भाई स्कूटी को? 15,500 में 1,000 घटा दीजिए, मतलब उसने 14,500 का खरीदा था स्कूटी। ठीक है, लेकिन 14,000 जो 500 में खरीदा था ना, वो 10% के छूट पे खरीदा था।
10% के छूट पे खरीदा था किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति उसको बेचा था ना वो 14,500 में बेचा था, वो व्यक्ति मान लीजिए एक्स हो, तो माला का, तो स्कूटर का अंकित मूल्य क्या होगा, स्कूटर का अंकित मूल्य क्या होगा, आपको पता है ये 14,500 जो है ना वो कहीं ना कहीं 90 का मान है, क्योंकि 10% छूट का मान है ये, तो 100 का मान कितना हो गया आंसर, 9 से कटेगा, कटेगा नहीं ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 14,500 पे एक और 0 बटे 9, तो 9 एका 9 5, 9 छके 54 1, ठीक है ना, तो 9 एका 9 1, 9 एका 9 1, 9 एका 9, 16,111.11 रुपया, ये आपका क्या आ गया, मूल्य आ गया, 16,111 रुपया 11 पैसा में उसको स्कूटी अंकित किया हुआ था, जो माला ने घुमा फिरा के इस तरह का, मतलब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चंस को पेशेंस रख के पढ़िएगा, है ना, ठीक, ओके। एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 20% कमीशन देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। देखिए कमीशन का भी मतलब यहाँ पे आपका छूट है, क्या है, छूट कहते हैं, कमीशन मतलब बट्टा। यदि वस्तु पर 40 का लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। विज्ञापित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, ये क्या है, अंकित मूल्य। 12% का लाभ कमाता है या 100 या 40 का लाभ कमाता है, एक ही बात नहीं है। 12% का लाभ कमाइए या 40 में लाभ कमाइए, एक ही बात है। तो हम कहेंगे कि 1% का मान 40/12 के बराबर है, तो 100% का मान सीधे क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 40/12 गुना 100। तो देख लीजिए 4 तिया 12, 4 से 25, मतलब ये हो जाएगा 1000/3 क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। देखिए आपने कितना आसानी से क्रय मूल्य निकाल लिया, क्योंकि जब लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों का मान दिया रहे तो एक ही बात है ना भाई, लाभ और लाभ प्रतिशत का मान दिया रहे तो एक ही बात नहीं होता है क्या, एक ही बात है। तो हम कहेंगे कि क्रय मूल्य है मेरा 1000/3 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपको यह दिख रहा होगा कि इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसी का 112% लाभ लिया है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे 1000/3 का 112%, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1120/3 रुपया, ये क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य। लेकिन ये जो विक्रय मूल्य है ना वो क्या है, 20% छूट के बाद मूल्य है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या होता है भाई, 1120/3, ये कहीं ना कहीं आपका 80% का मान है, तो हमें 100% का मान ला दीजिए, हो गया 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8, 4 8 32, 280/3। जब 280/3 को सॉल्व करेंगे, अच्छा 5 भी तो है, 0 8 पंचे 40, 4 5 दूना 10, 4 14, 1400/3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 चौके 12 2, 3 छके 18 2, 3 छके 18, 466.66, ये आपका क्या आ जाएगा, उसका अंकित मूल्य है, विज्ञापित मूल्य है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था कि आपने सबसे पहले यहां से क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य के बाद 12% का लाभ होता है तो आपने विक्रय मूल्य निकाल लिया। चाहते तो आप यहीं से 112% का मान लेके विक्रय मूल्य ही निकाल लेते, चाहते तो यहीं पे आप 112% का मान निकाल लेते, तो यही मान डायरेक्ट यहीं पे आ जाता। लेकिन चलिए एक एक स्टेप करके सीखना है हमें, तो आप जितना अपना स्टेप कम करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, समय बचेगा। चलिए अब देखते हैं, अभी भी बहुत क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। 10 15 20 की छूट, एक छूट क्या होगी, मैंने परसेंटेज में बताया था, 10% का छूट, 15% का छूट और 20% का छूट, छूट मतलब माइनस, सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा -1/10, ये हो जाएगा -3/20 और ये हो जाएगा -1/5। मतलब ये लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य और यहाँ पे लिखेंगे अंतिम मूल्य। फटाफट करेंगे, 10 का मान 9 होगा, मतलब 10 का समान 9 में मिलेगा, 20 का समान 17 में मिलेगा, 5 का समान 4 में मिलेगा, कटा दीजिए 4 पंचे 20, तो 10 गुना 5 50, 5 पचे 25 दही, 250 का समान मिलेगा 17 गुना 9 126, है ना, सॉरी 17 गुना 9 153,
मतलब 250 का सामान आपको 153 में मिल रहा है, तो आपको छूट कितने का मिल रहा है भाई मेरे? तो देखिए 10 में 3 गया 7 और 14 में 5 गया 9, 97 रुपए का आपको छूट मिल रहा है। कितने पे? 250 पे। तो 100 पे कितना आंसर हो जाएगा? तो देखिए 25 चौके 100, 25 दही है ना, या 4 2 दूना 4, 2 से 5 कट गया। तो 7 दूना 14, 9 दूना 18, 19/5, तो 5 तिया 15, 4 5 अठे 40, 4 38.8% का क्या मिलेगा आपको? छूट मिलेगा 38.8% का। परसेंटेज में हालांकि किया है मैंने इसको। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 25% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट है लग रहा है मुझे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 100, उसने 20% अधिक अंकित किया तो 120 हो गया। वह 25% की छूट देता है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 का 75%, क्योंकि भाई 25 की छूट दे देता है तो कटाइए। कितना हो जाएगा? देखिए 25 चौके 100, 25 या 75, 4 से ये कितने बार में कटेगा? 30। मतलब उसने 90 रुपए में बेचा। भाई दुकानदार ने 100 में खरीदा था, 90 में बेच दिया, हानि हो गई उसको। उसको पता ही नहीं लगेगा, उसने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया मजाक मजाक में, उसको 10 रुपए की हानि हुई। आपको मैंने बताया था कि अगर कॉस्ट प्राइस और हानि, सॉरी, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहे तो हानि और हानि प्रतिशत एक ही मान होगा। तो हानि प्रतिशत भी कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है ना, मजाक मजाक में उसको हानि हो गया। एक वस्तु पर जब 31% की छूट दी जाए तो उसकी कीमत 621 होती है, तो वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य का मतलब अंकित मूल्य। अब देखिए डिस्काउंट उसको मिल रहा है 31% का, डिस्काउंट के बाद जो कीमत है वो कितना है? 621। तो मार्क प्राइस नहीं हो जाएगा भाई? ये जो 631 है वो कहीं ना कहीं क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर है, मतलब 69 का मान है। तो 100 का मान निकाल दीजिए। कितना समय लगेगा? 3 से ये कटेगा 23 बार में, ये 3 से कटेगा 207 बार में, मुझे लगता है 23 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? 900। बढ़िया क्वेश्चन था। ये सब कई बार ना लेंदी देते देते बीच में एक इजी क्वेश्चन दे देता है। गोपाल 2 रुपए के प्रत्येक मूल्य 2 रुपए के मूल्य के 70 मिल्की बार खरीदता है। 10 रुपए के 50 कैडबरी खरीदता है, एक कैडबरी का दाम 10 है, और 5 के प्रत्येक मूल्य के 90 पर्क लेता है। 5% की दर पर उसे कितनी छूट प्राप्त होगी? भाई पहले कितने का वो खरीदा, उस पर तो छूट मिलेगा। अब देखिए टोटल सामान कितने का था हुआ उसका? 70 मिल्की बार 2 रुपए का, 50 कैडबरी 10 रुपए का, और 90 पर्क लेता है 5 का। टोटल दाम कितना हो गया? सेलिंग प्राइस दुकानदार उसको बेचा कितने में? तो 140 प्लस 500 और प्लस 450। दुकानदार उससे चार्ज करना चाह रहा था 0,549, 4,591 10, 1090 रुपए दुकानदार चार्ज किया। उसने बोला कि भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दो, मैंने इतना सारा टॉफी लिया है, तो बोला ठीक है ले लो। डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया? तो ये एक तरह से मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया। तो डिस्काउंट उसने कितना ले लिया भाई? 1090 का 5%। सॉल्व कर दीजिए। 545/10, मतलब उसको डिस्काउंट मिला दुकानदार से 54 रुपया 5 पैसे का। अगर सेलिंग प्राइस भी पूछता तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट को घटा देते, लेकिन यहाँ पे केवल डिस्काउंट पूछा है, तो डोंट वरी, जो पूछा है वही निकालेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। सोचने वाला क्वेश्चन अभी किए थे ना, कि वो सोचता है इतना लाभ होगा लेकिन उसको हुआ नहीं एक्चुअल में। एक अशिक्षित फुटकर विक्रेता, अशिक्षित पहले लिख दिया था, पढ़ा लिखा नहीं था, अपने सभी सामानों को लागत मूल्य से 75% अधिक पर चिन्हित करता है, और वो सोचता है कि चलो यार मुझे 25% छूट देकर भी 25% का लाभ हासिल कर लेगा, लेकिन इस तरह उसकी बिक्री पर उसे वास्तविक लाभ कितना होगा? पता है वही वाला दुकानदार था जिसको मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया ना, अब वो ज्यादा तेज हो गया। वो क्या हो गया? वो ज्यादा तेज हो गया। मैंने उसको प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया बैठा के, ठीक है, मैंने बोला पढ़ा दूंगा, मुझे एक टॉफी फ्री में दे देना, बोला ठीक है। अब वो क्या है ना, वो जूता का भी दुकान खोल लिया, ठीक है, क्या हुआ? फुटकर विक्रेता, अच्छा चलिए किसी भी चीज का और दुकान खोल लिया, बोला आज उसको ना थोड़ा सा ज्ञान हो गया ज्यादा।
अब क्या हुआ, उसने अपने सभी सामानों को लागत मूल्य से 75% अधिक पे अंकित कर दिया। तो अब उसने 175 अंकित कर दिया। कोई आदमी आया, उसको 25% का छूट दिया, बोला ले जाइए 25% छूट पे। तो उसने 175 का 75% पे ले लिया। गुना करेंगे, 25 चौके 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 5 तिया 15, 17 तिया 51, 52/4। सॉल्व करेंगे, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 का 4, 131.25 पे एक्चुअल में उसने दुकानदार बेचा है, जिसको मैंने पढ़ाया था। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 131.25 माइनस 100, मतलब उसको 31 रुपया 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज में भी तो यही हो जाएगा ना, 31.25%। लेकिन वो सोच रहा था केवल और केवल कितना प्रॉफिट कमाने का, 25% कमाने का। तो भाई मैंने उसको पढ़ाया था ना, तो उसने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। उसको इस बार क्या बना, उसके सोच से भी ज्यादा उसको प्रॉफिट हुआ है। तो रियल में उसको प्रॉफिट हुआ है 31.25 का, ना कि 25 का। पहले वो जितना सोचा था उससे कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा नहीं था, वो अशिक्षित था। हालांकि अभी भी अशिक्षित है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया वो, है ना। प्रॉफिट लॉस वो सीख लिया, और सीखा किससे, मेरे से। तो जाहिर सी बात है, मेरे से सीखेगा तो वो कुछ ज्यादा अच्छे से सीख लिया। इस बार बोला ज्यादा लाभ कमा लेंगे। उसने 25% सोचा था, उसने ज्यादा कमा लिया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उसने कितना ज्यादा कमाया। तो 31.25 माइनस 25, तो 6.25 का उसके सोच से ज्यादा लाभ हुआ है। अब देखिए, उससे भी लाजवाब क्वेश्चन है। मुकुंद 400 रुपए की 25 किलो चीनी लाया और उसे 17 रुपए प्रति किलोग्राम बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यदि वह चीनी को 15 रुपए पर बेचता तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो एक बार लाभ, एक बार हानि निकाल दीजिए। उसने चीनी को खरीद के कितने में लाया? 400 रुपए की चीनी को 25 किलो लाया, तो उसने लाया है 18 रुपए पे, ठीक है ना। 18 होगा या 16 होगा? 16 होगा भाई, है ना। 25 गुना 16 होता है ना 400, 16 पंचे 80, 16, हाँ 16 रुपए किलो उसने खरीद के लाया। पहली बार उसने बेचा 17 रुपए पे। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ 16 पे, तो 100 पे कितना? तो यहाँ पे उसको होगा 6.2% का, 6.25% का लाभ। दूसरी बार उसने सेलिंग प्राइस लिया 16 रुपए का, सॉरी 15 का, कितने का लिया? 15 का। तो इस बार इसको लॉस प्रतिशत होगा 1 रुपए का, 16 पे ही, तो 100 पे कितना? तो लॉस भी उसको 6.25 का ही होगा, है ना। तो लाभ भी 6.25, हानि भी 6.25। किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में, क्योंकि बीच का मूल्य है 16। एक बार एक और ज्यादा, एक बार एक कम, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्रय मूल्य तो सेम था ना। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार पढ़िए आप लोग क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको करेंगे, है ना। एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई डाउट है तो बताइए। मोहित ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 4,000 में खरीदा। उसने घोड़ा को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया, जिसे कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। इतना बेहतरीन चीज सिखाएंगे ना, एकदम खुशी से आप झूम उठेंगे। आपको लगेगा कि क्या ही सीखा है मैंने, मजा आ जाएगा आपको। देखो, मोहित ने घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिलाकर 4,000 में खरीदा है। घोड़ा प्लस गाड़ी दोनों को मिला के उसने 4,000 में खरीदा, लेकिन इंडिविजुअल कितना कितना में खरीदा ये नहीं पता। वही तो पूछ रहा है कि घोड़े कितने में खरीदा या गाड़ी कितने में खरीदा। दोनों का मान निकाल दीजिए। यहाँ घोड़ा पूछा है, घोड़ा ही बता देंगे। देखिए, घोड़ा को उसने 20% के लाभ पे बेचा है। यहां लिखिए घोड़ा और यहां लिखिए गाड़ी, जहां जहां जो लिखा है वो लिख दीजिए। घोड़ा को बेचा है 20% के लाभ पे, तो यहां लिखिए 20%। गाड़ी को बेचा है 10% की हानि पे, यहां लिखिए -10%। ओवरऑल उसको फिर भी 2% का लाभ हुआ, तो यहां पे बीच में लिखिए 2%। क्या लिखिए? बीच में 2%। बस इतना काम कर लिए ना, आपको आसान हो गया। इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड, मिश्रण मेथड, एलिगेशन मेथड। डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे एक एरो बनाइए और एक इस तरफ बनाइए। ध्यान रखिएगा, ये जो बीच वाला फिगर है ना,
इस एक फिगर से बड़ा और एक फिगर से छोटा होना चाहिए। आपको पता है इससे छोटा है, 2 जो है ना वो 20 से छोटा है, और 2 जो है वो -10 से बड़ा है। -10 से बड़ा होता है ना 2, याद रखिएगा, बच्चों वाली बात मत कीजिएगा कि -10 बड़ा है 2 से, नहीं, +2 हमेशा -2 से बड़ा होता है। कंडीशन याद रखिएगा हमेशा कि +2 हमेशा एक से बड़ा और एक से छोटा होगा, रटा हुआ बात है। अगर दोनों से ये छोटा या दोनों से बड़ा हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कांट बी डिटरमाइंड होगा भाई। एक कंडीशन में बड़ा, एक कंडीशन में छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस, बड़े में छोटा को घटाना है, 2 माइनस -10। इस बार क्या करेंगे, 20 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 12 और यहां हो जाएगा 18, आ गया। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ना, रेशियो ऑफ सीपी ऑफ क्या है, पहले हॉर्स और हॉर्स एंड यहां क्या है, गाड़ी, गाड़ी को क्या लिखते हैं, वैन, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 और 18 का, 12 18 का मतलब 2 और 3 के अनुपात में उसने खरीदा था। मतलब अगर घोड़ा का दाम 2 रुपए था तो गाड़ी का दाम 3 रुपए था। घोड़ा का दाम अगर 2 रुपए था तो गाड़ी का दाम 3 रुपए था, तो हम कहेंगे कि दोनों का दाम 5 रुपए था। लेकिन कहेंगे भाई नहीं नहीं, 5 रुपए दाम नहीं था, दाम तो 4000 रुपए था, तो हम कहेंगे 5 ही तो 4000 के बराबर है, तो एक कहीं ना कहीं 800 के बराबर है। आपसे पूछा है घोड़े की कीमत, घोड़े की कीमत कितनी है, 2 रुपए, तो हम कहेंगे कि 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800 गुना 2, मतलब 1600 रुपए में उसने घोड़ा खरीदा था, और बाकी पैसे का उसने क्या खरीदा था, गाड़ी खरीदा था। तो गाड़ी कितने यूनिट का मान है, 3, तो 3 यूनिट का मान यहां निकाल दीजिए आप, ठीक है ना। 1600, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 800 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 2400। आप 2400 और 1600 को जोड़िए, 4000 ना आए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था किसी और बैच में, वहां पे बच्चे ने पूछ लिया कि सर अगर यहां पे लॉस होता तो क्या होता। अगर ओवरऑल उसको लॉस ही हो जाता, यहां पे मान लेते हैं लॉस हो जाता, तो आप क्या करते। भाई बच्चे का बात था, दिल तो नहीं तोड़ना था। हम बोले कोई बात नहीं बच्चे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने उसको तुरंत बोला कि ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हॉर्स, वही क्वेश्चन है, और यहां पे लिखा मैंने वैन। यहां पे उसको 20% का लाभ होता है, यहां पे उसको 10% की हानि होती है, और ओवरऑल 2% की हानि ही होती है। मैंने बोला घबराओ मत, हो जाएगा। कैसे, मैंने बोला ये जो फिगर है ना, एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बड़ा है। देखिए 20 से छोटा तो है ही -2, लेकिन -2 ना 10 से बड़ा है, -10 से बड़ा है। क्यों, हम ये कहें आपके पास 2 रुपया कट जाए, आपके पास 10 रुपया कट जाए, प्रॉफिट में आप 2 में रहेंगे ना। तो हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव में जो सबसे छोटा है वो हमेशा बड़ा होता है, और पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा, -2 माइनस और -10 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 20 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -2 + 10 मतलब 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 18। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 8 और 18 का, 8 और 18 का, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 नमा 18। मतलब अगर घोड़े का दाम 4 रुपए होता तो गाड़ी का दाम 9 रुपए होता। तब कहते कि दोनों मिलके उसने खरीदा था 13 रुपए में, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, 13 में नहीं खरीदा था, उसने 4000 में खरीदा था। तो एक यूनिट का मान हो जाता 4000/13। तो यहाँ पे कोई कटने वाला फिगर देता, क्योंकि वो उसी तरह बनाया गया है ना। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप जो पूछिएगा हम सब बताएंगे। उस बच्चे ने पूछा, मैंने उसका भी दिल रखा, लेकिन ये आपका फेल नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। अब मुझे एक बार बता दीजिए, ये मैंने सारा कुछ बता दिया है, आपका पूरा चैप्टर लाभ और हानि का मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, और कहानी खत्म। क्लासेस यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाएगी आज। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार मैसेज करिए, अगर नहीं डाउट है तो जरूर बताइए कि बिल्कुल समझ में आया, मजा आया, आपने क्लास को एंजॉय किया। तो चलिए आप जल्दी से पूरा क्लासेस दोबारा देखिएगा, अगर जिसको समझ में थोड़ा बहुत अगर नहीं आया हो बीच में कहीं भी, और क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम आपसे सोमवार को एक नए कक्षा में मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एक नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। तो आज आप अपनी पढ़ाई करिए, संडे को एंजॉय कीजिएगा, फिर मंडे को हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तो चलिए आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।